अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन डिसीजन मेकिंग के एरिया पे हो रही थी और कल हमने शटडाउन डिसीजंस को देखा था, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन पे बात की थी और फाइनली लर्निंग कर्व के एरिया पे हमने बात शुरू की थी। जी, कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन? लर्निंग कर्व के एरिया में हमने एक्टिविटी 1 कर ली थी और फर्दर एक्टिविटी जो एक्टिविटी 1 की ही एक्सटेंशन थी वो आपको असाइनमेंट में दी गई थी। कोई सवाल? लर्निंग कर्व में हमने ह्यूमन लर्निंग का इफेक्ट लेबर टाइम पे कैसे आता है, उसको कैसे मेजर किया जाए, लर्निंग कर्व फार्मूला की मदद से उसको देखा था। हमने इसके 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटी 1 में देखे थे कि अगर हम फर्स्ट लॉट बनाएं प्रोडक्शन की तो उसका टाइम कैसे मेजर किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था अगर हम सब्सिक्वेंट लॉट बनाएं प्रोडक्शन की उसका टाइम कैसे मेजर किया जाता है। और तीसरा पार्ट जो हमने एक्टिविटी 1 में देखा था कि अगर लर्निंग कर्व ख़त्म हो रही हो हमारी प्रोडक्शन लॉट के दरमियान, हमारी लॉट की प्रोडक्शन दरमियान अगर लर्निंग कर्व ख़त्म हो रही हो तो वहाँ पे हम लेबर टाइम कैसे मेजर करते हैं। जी, कोई सवाल किसी पार्ट पे, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर? एनी हेल्प यू रिक्वायर? फर्दर एक्टिविटी हो गया था जनाब? अच्छा जी, हमारे पास 1-2 एक्टिविटीज और हैं जस्ट फॉर रिवीजन लर्निंग बिफोर वी मूव टू द कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। उनको देखते हैं और फिर हम कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्टिविटी 2 है जी, कैलकुलेट द लर्निंग रेट। लर्निंग रेट कैलकुलेट करना है जी। ABC Limited provides following data relating to production of a particular product alpha। अच्छा, हमें एग्जाम में अक्सर लर्निंग रेट प्रोवाइड किया जाएगा लेकिन कभी कभी लर्निंग रेट हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। ये उसी के लिए एक थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्टिविटी है कि अगर हमें क्वेश्चन में लर्निंग रेट ना दिया हो, क्योंकि लर्निंग रेट गिवन नहीं है तो आप इन द एब्सेंस ऑफ लर्निंग रेट लर्निंग इंडेक्स कैलकुलेट नहीं ना कर सकते, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो पहले आपको लर्निंग रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर ही आप लर्निंग इंडेक्स के साथ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लर्निंग रेट कैलकुलेट करना उसकी एक एक्टिविटी। यूनिट नंबर, टाइम स्पेंट ऑन द यूनिट। तो जो जरा पढ़िएगा, यूनिट नंबर 1 पे टाइम लगा 250 घंटे, यूनिट नंबर 2 पे टाइम लगा 150 घंटे, यूनिट नंबर 3 पे लगा 127 घंटे। हमसे कहा गया लर्निंग रेट बताइए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग रेट? लर्निंग रेट की डेफिनेशन क्या थी? लर्निंग रेट बिहेवियर पे बात करता है एवरेज टाइम पर यूनिट के, और वो बिहेवियर पे बात करता है एवरेज टाइम पर यूनिट के प्रोडक्शन के डबल होने पर। तो जनाब यहां से यहां पे प्रोडक्शन डबल हो गई तो मुझे आगे का डाटा चाहिए ही नहीं। प्रोडक्शन 1 से 2 पे डबल हो गई है ना, तो मुझे आगे का डाटा नहीं चाहिए। मेरा लर्निंग रेट इसी डाटा से निकल आएगा। प्रोडक्शन 1 से डबल होगी तो एवरेज टाइम कहां से कहां पे गया? एवरेज टाइम कहां से कहां पे गया? 250 से एवरेज टाइम कहां से कहां पे गया? 250 से 200 पे। मैंने कहा था ध्यान से पढ़ो। क्या ये एवरेज टाइम लिखा हुआ है? इज दिस एवरेज टाइम? ये क्या है? इस पे कितना टाइम लगा, इस पे कितना टाइम लगा। मैं आपसे एवरेज टाइम बार बार मांग रहा हूं। यही प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़ते बेटा। मैंने पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, एवरेज का वर्ड 4 दफा बोला, कहा सवाल ध्यान से पढ़ लिया, अब बताओ एवरेज टाइम क्या है। बट यू डिड नॉट पिक बिकॉज यू डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको बस होता है मुझे टाइम चाहिए, टाइम मिल गया तो उठाओ और भागो। कौन सा टाइम चाहिए, कौन सा मिला, इसकी कोई परवाह नहीं है आप। सो ये केयरलेस एटीट्यूड जो है ये बहुत से बच्चों की फेलियर की वजह बनता है। सो चीजों को तसल्ली से सीखिए। भाई एवरेज टाइम पे बेस है ये फार्मूला, और फिर तसल्ली से पढ़िए
कि भाई मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या मेरे सामने वही पड़ी हुई है या मुझे कहीं और से ये पैदा करनी है। तो ये एवरेज टाइम नहीं है, ये टाइम स्पेंट ऑन यूनिट है। इस यूनिट पे कितना टाइम लगा, इस यूनिट पे कितना टाइम लगा, ये है एवरेज टाइम आपका कैलकुलेट होगा। पहले पे 250 लगे, दूसरे पे 150 लगे, तो टोटल दो पे कितना लग गया 400। 2 यूनिट पे लग गया 400, तो 2 यूनिट बनाए तो एवरेज टाइम कितना हुआ 200। ये है एवरेज टाइम। और लर्निंग रेट है कि भाई प्रोडक्शन डबल होने पे एवरेज टाइम पिछले एवरेज का कितने % रहा। दिस इज लर्निंग रेट। प्रोडक्शन डबल होने पे एवरेज टाइम पिछली एवरेज का कितना हुआ, दैट इज लर्निंग रेट। 200 ओवर 250 80, दिस इज द लर्निंग रेट। अब मुझे इससे आगे 2 से 4 पे जाके इसको अप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर एक्टिविटी मैं करता हूं कि भाई 2 का एवरेज ये है तो 4 का एवरेज देखो जरा, 250 जमा 150 जमा 127 जमा 113 बटा 4, एवरेज 160। तो जनाब अब यही काम हम ये 200 पे और 160 पे करें। 160 ओवर 200 इंटू 100 अगेन 80, लर्निंग रेट। सो 1 से 2 करो या 2 से 4 पे करो, एक ही बात है। प्रोडक्शन डबल होने पे एवरेज टाइम कितना रह गया पिछली एवरेज का। प्रोडक्शन 2 से 4 पे हुई तो एवरेज टाइम 160 हो गया, जो कि पिछली एवरेज का 80% है। दिस इज द लर्निंग रेट। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इधर एक और एक्टिविटी छोटी सी। A company is considering the price that it should charge for a repeat order. 15 units of the product have already been made and supplied to a customer, and the company has experienced an 80% learning curve so far. The first unit required 54 hours of labor to complete the manufacture, assembly, and testing process. Assuming that 80% learning curve continues, calculate the expected time to be taken for the 16th unit. 16th यूनिट का टाइम बताओ, कैलकुलेट करो जरा। 16th यूनिट पे टाइम कितना लगेगा, कैसे मेजर करोगे? 16 के टोटल टाइम में से 15 का टोटल टाइम माइनस होगा, ऐसा ही है जी। 16 के टोटल टाइम में से 15 का टोटल टाइम माइनस करेंगे तो हमें 16th यूनिट का टाइम आएगा। जी कितना है फिर 16th 15 आवर्स 15 आवर 16th यूनिट का टाइम 15 घंटे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये कंपोनेंट मैं आपको फिर बता दूं, अक्सर कंफ्यूजन जो आती है, बच्चे 16th यूनिट का टाइम इसको लेने की कोशिश करते हैं। ये 16th यूनिट का टाइम नहीं है, ये एवरेज टाइम पर यूनिट है। जब आप 16 यूनिट्स बनाएं तो ये एवरेज टाइम पर यूनिट है। जब 16 यूनिट बनाएं, 16वें यूनिट का टाइम ऐसे निकलेगा जैसे हमने सामने इक्वेशन लिखी। अच्छा जी, अब हम ज़रा पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे इसके जाएंगे और क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 सबसे पहले है। लेकिन इससे पहले टेस्ट डिस्कशन हमने कहा था आज हम ज़रा देखेंगे। हमारा टेस्ट हुआ था टेस्ट नंबर 6 प्रोसेस कॉस्टिंग पे, तो उस पर कुछ बात अगर ज़रूरी है करने की तो करते हैं।
रिज़ल्ट तो बता रहा है कि कोई बात करने वाली है ही नहीं इसमें माशाल्लाह। तो रिज़ल्ट हमें बता रहा है कि बेचारे 2 ही बदकिस्मत लोग हैं जो फेल हुए हैं आउट ऑफ अराउंड 40 बच्चों ने जो टेस्ट किया था। तो माशाल्लाह रिज़ल्ट तो ऑलमोस्ट 95-98% के करीब है हमारा इस क्लास का, और ग्रेड्स भी बच्चों के जनरली अच्छे हैं। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेस्ट में, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, पूछिए। 100% पे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स, और 3 के बाद यहाँ पे भी कुछ 6-7 नहीं था, 3 ही, इधर तो 3 स्टूडेंट्स ही हमारे पास। 100% वाले जो बच्चे हैं मैं उनका सिर्फ नाम लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बच्चे माशाल्लाह 93% पर एक नंबर के कमी के साथ आ रहे हैं। नंबर 1 पे हैं, नंबर जो 100% वाले पहला बच्चा है दैट इज़ अक्सा। कौन है बेटा? वेल डन बेटा। दानिश, वेल डन। और शगुफ्ता कवर, जी बेटा वेल डन जी। आप तीनों बच्चों के 100% मार्क्स हैं, 15 आउट ऑफ 15। वेल डन, कीप इट अप। और उसके बाद फिर हमारे 14, 13, 12 माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इस टेस्ट में परफॉर्मेंस रही है। तो कोई इशू इस टेस्ट में, कोई डिस्कशन के काबिल पॉइंट आपको लगता हो? नहीं जी, तो इसका मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में इंशाअल्लाह आप लोगों की ग्रिप अच्छी रही। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन लर्निंग कर्व से रिलेटेड है। लर्निंग कर्व मैंने आपको कहा था कि हमारी तकरीबन 95% डिस्कशन कल पूरी होगी, तो एक आस्पेक्ट सिर्फ रह गया है, वो शायद इस क्वेश्चन में कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम जा रहे हैं जी सीधा, दैट इज क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड। क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं बता दूं, जब इस क्वेश्चन के साथ अटेम्प्ट नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये क्वेश्चन कैफ का नहीं है, ये अडॉप्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, अडॉप्टेड क्वेश्चन फ्रॉम CFAP। ब्रीफली डिस्क्राइब 3 एरियाज वेयर लर्निंग कर्व कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। लर्निंग कर्व के क्या इस्तेमालात हैं? लर्निंग कर्व हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैसे मदद कर सकती है? जी, लर्निंग कर्व की बातें हमने कुछ कल की थी। हमने क्या कहा था? लर्निंग कर्व हमारे किस काम की है? हमने कहा था लर्निंग कर्व हमें प्रोडक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि लर्निंग कर्व की मदद से हम लेबर का टाइम उसको लर्निंग इफेक्ट से एडजस्ट करके एक बेहतर कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो प्राइसिंग डिसीजन में हमें ये हेल्प करती है। फिर ये सिर्फ प्राइसिंग डिसीजन में नहीं, ये प्रोडक्शन प्लानिंग में भी हमें हेल्प करती है कि हमें कितने दिन लगेंगे किसी ऑर्डर को कंप्लीट करने में, तो उस ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा, उसकी मदद से हम उसकी प्रोडक्शन प्लानिंग भी कर सकते हैं। और तीसरा, लर्निंग कर्व की मदद से, अभी वो एरिया हमने पढ़ा नहीं, लेकिन नहीं, थोड़ी सी बात हमारी हो चुकी है, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, टारगेट टाइम के हिसाब से, कि अभी आपको एक दिन में कितने यूनिट्स बनाने हैं। जब आप टारगेट सेट कर रहे हैं किसी वर्कर्स के लिए, तो लर्निंग कर्व का एरिया वहाँ पे भी हमारे लिए हेल्पफुल है। हम लर्निंग के असरात के बाद टारगेट सेट करेंगे कि लर्निंग के साथ आपको इतने घंटों में इतने यूनिट्स बनाने चाहिए। सो 3 एरियाज उसने हमसे कहा था, एक हमने कहा प्राइसिंग डिसीजन, एक वर्क शेड्यूलिंग, और एक स्टैंडर्ड या टारगेट सेटिंग, कितने टाइम में कितने यूनिट्स एम्प्लॉयज को बनाने चाहिए। अच्छा जी, क्वालिटी प्लास्टिक लिमिटेड QPL, रिक्वायरमेंट क्या है इसके? पार्ट बी की 12 नंबर का सवाल। कंप्यूट द प्राइस दैट QPL शुड कोट इन ऑर्डर टू अर्न अ मार्जिन ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। बाय द वे, ये ऑफ द सेलिंग प्राइस ना भी लिखा होता तो हमें पता है मार्जिन का मतलब ही
सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो एनीवेज जी हमें प्राइस बतानी है जिस पे हम 25% मार्जिन के साथ, और तरीकाकार इसका यही रहेगा कि हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालेंगे और मार्जिन 25% है, इसका मतलब कॉस्ट 75 है, तो कॉस्ट 75 निकलेगी तो उसके हिसाब से प्राइस 100 हमारी होगी, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर इस पर बात करते हैं। क्वालिटी प्लास्टिक QPL produces plastic bodies of various appliances according to the customer specification. It has received an order for supply of 10,000 plastic bodies of a washing machine. The supply is to be made within 30 days. The following information is available. QPL carries out production in batches of 100 units each. ये जी जो एक मैंने कहा था ना एक एंगल मिसिंग है लर्निंग कर्व का, वो ये आ गया कि प्रोडक्शन इज इन बैचेस। 100 बैचेस में प्रोडक्ट 100 यूनिट्स के बैचेस में प्रोडक्शन होती है, एंड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच इज गिवन। अच्छा जी, इसमें अब कोई साइंस नहीं है, बट एक छोटा सा पॉइंट है। अगर प्रोडक्शन यूनिट्स में है तो आपको कॉस्ट या टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट दिया जाता है, और प्रोडक्शन बैचेस में है तो आपको कॉस्ट या टाइम फॉर द फर्स्ट बैच दिया जाता है। तो सिर्फ होना क्या है कि आपको जब प्रोडक्शन बैचेस में है तो आपने सारी कहानी बैचेस की जबान में बात करनी कि भाई हमने टोटल कितने बैचेस बनाने हैं, पहले बैच का टाइम कितना है, अकॉर्डिंगली x नंबर ऑफ बैचेस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये टाइम फॉर द फर्स्ट बैच बन जाएगा। सिर्फ ये एक वाहिद छोटी सी चेंज है। जब आप बैचेस से डील कर रहे हैं तो आपका लर्निंग कर्व का फार्मूला मॉडिफाई होगा। बैचेस में डील कर रहे हैं तो एवरी टाइम पर बैच आ जाएगा, और व्हेन यू प्रोड्यूस x बैचेस हो जाएगा, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस हो जाएगा, टाइम टेकन बाय फर्स्ट बैच हो जाएगा। तो सिर्फ ये चेंज, जब आपकी प्रोडक्शन इन यूनिट्स हो रही है और टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट दिया गया है तो सारी कहानी यूनिट्स के साथ में चलेगी। जब आपकी प्रोडक्शन इन बैचेस हो रही है तो टाइम फॉर द फर्स्ट बैच दिया जाएगा, तो सारी कहानी बैचेस के साथ में चलेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया अपनी लर्निंग में। तो इसका मतलब 1000 प्लास्टिक बॉडीज प्रोड्यूस्ड इन बैचेस, कितने बैच बन गए? 1000 का मतलब 10,000 डिवाइड विद 100 बैचेस। 100 बैचेस का ऑर्डर है जी, ये ख्याल रखना है, 100 बैचेस का ऑर्डर है। तो हमारी प्रोडक्शन 100 के बैचेस में है। फर्स्ट बैच की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूसिव ऑफ 10% इनपुट लॉस 1100 kg 66,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट नॉर्मल रेट 200 घंटे 44,000। ओवरहेड्स एट नॉर्मल रेट 200 घंटे 30,000। अच्छा, यहां से ना हम ये उसने कॉस्ट दिए ना तो हम रेट निकाल सकते हैं। अगर 200 घंटों की कॉस्ट 44,000 है तो रेट क्या बना इसका पर आवर? 220। और ओवरहेड का रेट क्या बना? 150। ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ गया। तो ये लेबर का रेट है पर आवर और ये ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है पर लेबर आवर। ये भी हमने साथ साथ देख लिया क्या चल रहा है। अच्छा जी, इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू लर्निंग कर्व इफेक्ट द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बैच would require 200, 160, 148, 140 आवर। अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बैच का टाइम है ये। This learning effect would continue till the completion of 64 batches only. Learning effect at various learning level is as under. Basically learning index उसने में दे दिए हैं 80%, 85%, 90%। अक्सर क्वेश्चन में ये दे देता है, ना भी दे तो हमें फार्मूला आता है लॉग लर्निंग रेट ओवर लॉग ऑफ 2, ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो दे भी देता है। It is estimated that after completion of the first 16 batches, material input losses would be reduced from 10 to 6। यहाँ पे 10% लॉस है तो 16 बैचेस के बाद लॉस हमारा 10 से 6 पे आ जाएगा। QPL works a single shift of 8 hours per day. For the above order, QPL can spare 8,000 direct labor hours. Overtime hours can be worked at 1.5 times the normal rate.
During the overtime hour, the overheads would be 1.25 times the normal rate. Compute the price QPL should quote in order to earn a margin of 25% selling price. अच्छा, जब मैं प्राइस बतानी है तो प्राइस बताने के लिए हमारा जो तरीका रहेगा, हम पहले रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे. हम क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस कर रहे हैं. हम पहले रेलेवेंट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इन कंपोनेंट्स को लेके आएंगे तो हमें यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर मिलेगी. और जब रेलेवेंट कॉस्ट मिल गई तो ये तो भाई 75 है, तो हमें प्राइस जो चाहिए वो 100 है. कैसे निकलेगी? रेलेवेंट कॉस्ट डिवाइडेड विद 75 इंटू 100, ये हमारी प्राइस आ जाएगी. क्योंकि पॉलिसी है 25% मार्जिन के हिसाब से प्राइस बताओ. मार्जिन का मतलब प्राइस का 25%, मतलब प्राइस शुड बी 100, कॉस्ट शुड बी 25. क्योंकि प्राइस माइनस प्रॉफिट इज द कॉस्ट. प्राइस 100 है, प्रॉफिट 25 है, कॉस्ट 75. अच्छा जी, अब हम वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट वाइज. सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं. मटेरियल में उसने हमें कहा कि पहले 16 बैचेस के लिए तो यही तरीकाकार चलेगा, लेकिन 16 बैचेस के बाद वेस्टेज कम हो जाएगी. अच्छा, जरा मुझे ये कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ. बस होगा क्या कि पहले 16 बैचेस की कॉस्ट अलहदा होगी और उसके बाद रिमेनिंग 84 बैचेस की कॉस्ट अलहदा आएगी. ठीक है, क्योंकि हमने अब बैचेस की ज़बान में बात करनी है. 16 बैचेस की कॉस्ट अलहदा और 84 बैचेस की कॉस्ट अलहदा. वेस्टेज रिवाइज होने जा रही है. आई होप कि हमने पहले जितनी एक्टिविटीज़ की हुई हैं इनके ऊपर, यू शुड बी एबल टू हैंडल दिस चेंज इन वेस्टेज. तो वर्कआउट कीजिए. लेबर की कॉस्ट पहले 16 बैचेस की टोटल कितनी बन जाएगी? हम 100 बैचेस की कॉस्ट बनाने जा रहे हैं. ठीक है, सो हमने लेबर कॉस्ट भी 100 बैचेस की बनानी है, मटेरियल कॉस्ट भी 100 बैचेस की और ओवरहेड्स भी अकॉर्डिंगली. तो बनाइए जनाब, क्या बनती है कॉस्ट? कौन? कौन? मजाक बोली यार. अरे अरे बेटा थोड़ी सी मैं देख पा रहा हूँ कि कोई बच्चा मुझे अभी तक ये वेस्टेज को एडजस्ट करता सही नज़र नहीं आ रहा.
हालांकि बड़ी सीधी सी बात है कि 1100 केजी करंटली इस्तेमाल कर रहे हो। ये 1100 केजी ग्रॉस है या नेट है, जरा बताओ तो। बिल्कुल ठीक है, ग्रॉस है, तो इसमें से 10% अभी लॉस होता है, बाद में ये लॉस 6% रह जाना है। तो ये एडजस्टमेंट हम कई दफा सीख चुके हैं, हम कैसे क्वांटिटी को लॉस से एडजस्ट करते हैं। लेकिन मुझे किसी के रजिस्टर पे अभी तक एक भी बच्चा नजर नहीं आया जिसने इसको ट्रीट किया हो सही तरह, या किया ही नहीं है या किया तो गलत किया हुआ है। जी, किस बच्चे ने कर लिया अपनी तरफ से सही, तो मुझे पेज पे लिख के दिखाएं, ऐसे नहीं समझ आएगा मुझे। सोलह बैचेस का मामला तो सीधा सीधा है। इसकी वर्किंग दिखाओ बेटा, इसकी वर्किंग क्या है, यही तो दिखाना एडजस्ट कैसे किया, वही तो समझा मुझे बेटा कैसे एडजस्ट किया, तो यही तो समझा रहा हूँ, गलत कर रहे हो। सही करने वाला बच्चा भी मुझे नजर कोई नहीं आया यहाँ तक। जी बेटा ठीक हो गया, ठीक किया, आगे तो अब अगले लॉसेज नहीं डालने अभी। हाँ अच्छा ठीक है, कीजिए ना, कंप्लीट कीजिए ना, मैं तो लेबर कॉस्ट जानना चाह रहा हूँ। पहला स्टेप ठीक लिया आपने, और आपने जो किया गलत किया। 84 बैचेस का मामला भी ठीक नहीं है आपका बेटा, सोचो जरा, दिमाग इस्तेमाल करो कि अभी 1100 बेटा इनपुट लॉसेस है, इनपुट के ऊपर 10% लॉस है, गलत है। और ये 105 की कहानी कहाँ से आई, 6 भी तो वैसे गलत है, लेकिन जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ आपको पिछले 2-3 महीने में इस तरह के एस्पेक्ट पे रिपीटेड एक्टिविटीज करवाने की पीरियडिकली। मैं 2-3 फेजेस में आपको ये कैलकुलेशंस करवाता आया हूं कि जब वक्त आएगा तो शायद आप लोगों को कुछ याद होगा, लेकिन आप लोग भी सब कुछ सीख सा के खूह में डाल के आ जाते हो यहाँ पे, कुछ रिटेन नहीं करना चाहते, कुछ रिवाइज नहीं करना चाहते। अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक बच्चा मुझे पहला स्टेप, हाफ स्टेप ठीक दिखा पाया है। गलत है बेटा, बेटा 160 कहां से ले आते हो, कहां से 160 ले आते हो आप लोग, जिसकी कुछ तुक भी नहीं बनते, होता है ना गलत तुक ही बने, क्योंकि जिसकी कोई तुक गलत भी नहीं बनती अब वो वैल्यूज उठा के ले आते हो।
अब इसकी लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा, खुद घर जाकर टक्कर मारना और सोचते रहना क्या किया यहाँ पे मैंने, क्योंकि आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. लेबर, लेबर का हमें पहले टाइम लेना है, टाइम के बाद उसकी कॉस्ट मेजर करनी है. लेट्स गो फॉर द वर्किंग वन. हमें कितने बैचेस बनाने हैं? 100. क्या ये बैचेस, पहला क्वेश्चन, हमारे फर्स्ट 100 बैचेस हैं या इससे पहले भी हमने कुछ बनाया? क्वेश्चन साइलेंट है, सो वी अज्यूम ये 1 से 100 वाले बैचेस हैं. हमें 1 से 100 बैचेस का टाइम चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, क्या 1 से 100 बैचेस के दौरान लर्निंग कर्व थ्रू आउट चलती रहेगी या रुकेगी? कहाँ पे? 64 पे. इसका मतलब इसके दो हिस्से कर दो, 1 से 64 एंड 65 से 100. दो हिस्सों में टाइम निकालेंगे. 64 बैचेस का टाइम अलहदा और 64 से ऑनवर्ड का टाइम अलहदा. 64 बैचेस का टाइम कैसे आएगा? टाइम फॉर द फर्स्ट बैच 64, लर्निंग रेट. लर्निंग रेट क्या जी यहाँ पे? ये वर्किंग 1 हम बना रहे हैं, वर्किंग 2, वर्किंग 2 यहां बनाते हैं लर्निंग रेट की. क्या है जी लर्निंग रेट? 90. कैसे आया? हमारा एवरेज टाइम 200 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, ये चला गया 200 से इंटू 100, इट इज 90%. दिस इज द लर्निंग रेट. हमारा एवरेज टाइम प्रोडक्शन डबल होने पे यहां पे आ गया पिछले एवरेज टाइम के मुकाबले में 90% का लर्निंग रेट है. तो 90% लर्निंग रेट का इंडेक्स हमें क्वेश्चन में -0.152 गिवन है, -0.152 गिवन है इंटू 64. लीजिए जी पहले 64 बैचेस का टाइम 6803. इसके बाद 36 जो अगले यूनिट्स हैं उनका टाइम क्या होगा? 64th बैच का टाइम. जो 64th बैच का टाइम है वो अगले 35 बैचेस का टाइम होगा. 64th बैच का टाइम क्या है? 6803 माइनस 63 बैचेस का टोटल टाइम, 200 इंटू 63 रेज़ टू पावर -0.152 इंटू 63. लीजिए जी ये हमें मिला 64th बैच का टाइम मल्टीप्लाइड विद 36. ये अगले 36 बैचेस का टाइम आ गया. कितना जी? 3248. टोटल कितना हो गया? 10151. ये है जी 100 बैचेस के लिए जो हमें टाइम चाहिए. 100 बैचेस का टाइम हमें चाहिए लेबर का 10151. वन 0051. ये जी 100 बैचेस का टाइम आ गया. अब हमें इस टाइम की चाहिए कॉस्ट. रेलेवेंट कॉस्टिंग असूल ज़हन में रखिएगा. लेबर परमानेंट और टेम्परेरी है जी. लेबर परमानेंट और टेम्परेरी. लेबर 200 रुपये पर आवर टेम्परेरी लेबर है. कोई हमें मंथली या सालाना सैलरी नहीं बताएगी. टेम्परेरी लेबर है तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग हमें कहा गया है 8000 घंटे कैन बी स्पेयर्ड. किधर लिखा हुआ नीचे? हमें टोटल 10,000 चाहिए. उसने कहा जी कंपनी 8000 घंटे स्पेयर कर लेगी और बाकी फिर ओवर टाइम लगेगा 1.5 घंटे पे, जिसका नॉर्मल रेट से 1.5 गुना टाइम लगता है. और उसने कहा ओवर टाइम में जो ओवरहेड लगते हैं उसका रेट भी ज़्यादा है. अब हमें लेबर कॉस्ट नॉर्मल आवर्स की लेनी है और ओवरटाइम आवर्स की लेनी है. इसी तरह ओवरहेड भी हमें नॉर्मल आवर्स के लेने हैं
और ओवर टाइम आवर्स के लेने हैं। हमारे नॉर्मल आवर्स रहेंगे 8000 और नॉर्मल रेट हमारा है 220। हमारा ओवर टाइम रहेगा 2051। ये गलत है। बेटा पहले आपने इसमें से ये माइनस करना है, फिर 36 से मल्टीप्लाई करना है। क्या जवाब आ रहा है? 3276। बेटा इसमें क्या इतनी क्या रॉकेट साइंस है? आपने कैलकुलेटर में एक गो में ये फिगर्स फीड करनी है और जवाब आना है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? फिर अब क्या किया? जो पहले वाला ठीक था, अब बेटा जब एक फैक्टर लिख दिया ना आपके सामने, तो आप इस फैक्टर को ही सॉल्व करेंगे। 3248। राउंड ऑफ करने की ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। राउंड ऑफ करने की ब्रेक तब लगाओगे जब आपने एक स्टेप कैलकुलेट बीच में किया हुआ है कि जी मैंने पहले इसको कैलकुलेट किया है, 91 निकाला है, फिर 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैंने ऐसा स्टेप बीच में नहीं डाला हुआ, मैंने एक स्टेप में कैलकुलेशन किया, तो यू हैव टू लर्न कि एक स्टेप में कैलकुलेट करके जवाब लिखोगे यहाँ पे। तब तीसरी फिगर निकाल दी आपने। ये आप बताइए, आप कह रही है ये ठीक है? बेटा ये इक्वेशन पूरी ही डालनी है। ये वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। 64 माइनस 63 की वैल्यू अगर पुट करें तो ये वैल्यू आती है। बेटा मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैंने ये फैक्टर का सलूशन मांगा है। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, मुझे इस फैक्टर का सलूशन चाहिए। आठ 8000 नॉर्मल आवर 220 पे और 2069 आवर्स ओवर टाइम 1.5। ओवरहेड के नॉर्मल आवर्स 8000 150 पे और ओवरहेड के ओवर टाइम आवर्स 1.25 टाइम्स पे। लीजिए जी, प्राइस निकालिए यहां से क्या आती है। आप इसको ब्रेक करके प्रेजेंट करें तो आप वैल्यू जो आती है लिखेंगे, लेकिन जिस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं उसी तरह कैलकुलेशन आप लिखते हैं। मैंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया था, एक 64 घंटे और एक 64 बैचेस और एक 36 बैचेस। तो मुझे इसकी दो फिगर्स चाहिए, दो फिगर्स। और इसको कैलकुलेट करते हुए मैंने एक फैक्टर लिख दिया था, एक फैक्टर लिखा है, तो उस फैक्टर की ही मुझे वैल्यू चाहिए। मुझे इस फैक्टर को पहले ब्रेक करके खुद लिखा, एक फैक्टर हुआ है, उसके दो हिस्से बना के सॉल्व नहीं करना जी। क्या आ रही है यहां से रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर? 10394,793 और प्राइस क्या बनी?
1385 9724। दिस इज द प्राइस। हमसे ऑर्डर की प्राइस मांगी गई थी 25% मार्जिन के साथ। ये है हमारी प्राइस। अच्छा जी, सवाल में जो हमें जवाब आई कैप का दिया गया है, उस जवाब में ये मटेरियल की जो कॉस्ट कैलकुलेट की गई है दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट ठीक है, सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे उन्होंने 91 पे स्टेप लेके फिर आगे चले तो ये 10,079 आ गया। हमने स्टेप 91 का नहीं लगाया तो हमारा 10 घंटों का फर्क आ गया। दैट डज नॉट मैटर, दोनों एक्सेप्टेबल बातें हैं। सिर्फ ये स्टेप की वजह से फ़र्क आ रहा है। शायद जो बच्चे स्टेप के साथ कर रहे थे उनका आंसर 10,079 ही आ रहा था, ठीक है। बट हमें आंसर मैच नहीं करना, हमने जिस तरह प्रेजेंट किया, हमने कॉन्सेप्चुअली प्रेजेंटेशन ठीक होनी चाहिए और उसके मुताबिक कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए हमारी। सो हमारी बाकी सारी कैलकुलेशंस ठीक हैं, सिर्फ बाकी भी ठीक है। ये हम कह सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के अंदाज की वजह से लेबर थोड़ा सा फ़र्क हो गया, ओवरहेड का भी थोड़ा कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन अंदाज की वजह से फ़र्क है, और ये कैलकुलेशन आई कैप की गलत है, ठीक है। मैंने आपके सामने करेक्ट कैलकुलेशन, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको शुरू से समझाता सिखाता आ रहा था मटेरियल का, उसके मुताबिक कैलकुलेशन मैंने आपके साथ शेयर की। दिस इज रॉन्ग कैलकुलेशन। जी, एनी क्वेश्चन? लर्निंग कर्व का एक एस्पेक्ट जो रहता था बैचेस की प्रोडक्शन का, वो हमने यहाँ पे शेयर किया, और बड़ी माइनर सी बात थी जो हमने उसको यहाँ पे सीख ली। एनी क्वेश्चन? अच्छा, बाय द वे यहाँ पे उसने लर्निंग रेट के लिए भी 1 2 तीसरे स्टेप पे भी गया है। तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं थी, हमारा लर्निंग रेट यहीं पे निकल आता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, अवॉइड सच unnecessary extra calculation. G, any question? सर ये जो 66,000 है ये तो 110% नहीं है। ये मैंने नहीं बताना आपको, मैंने कहा थी ना, अब मैं थक गया हूँ ये बता के आप लोगों को। नहीं, अभी नहीं बताना। अब आप जाके टकरे मारें, अगली क्लास में आएंगे मेरे साथ कि पिछले सारी इलस्ट्रेशन खोलें, जाके रिवाइज करें उनको जाके, फिर उसको आके पढ़िएगा दोबारा, ठीक है। पहले आप पिछली इलस्ट्रेशन खोलिए, उनको पढ़िए, फिर मेरे पास आइएगा, क्योंकि इस पर मैंने आपको लेबर की भी इलस्ट्रेशन करवाई हुई है, मटेरियल की भी इलस्ट्रेशन करवाई हुई है, और रिपीटेडली करवाई हुई है। एक दफ़ा नहीं करवाई, कई दफ़ा करवाई हुई है। अच्छा जी, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। हम अभी लर्निंग कर्व के मजीद सवाल करेंगे थोड़ा आगे चल के, लेकिन मैंने कहा कि अब हम जरा मिक्स करना शुरू कर देते हैं। अब हमने जो बाकी डिसीजन मेकिंग के एरियाज पढ़े हैं उनके सवालों को भी देखना शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, और वहाँ से हम फिर दोबारा मिक्स करके कभी लिमिटिंग फैक्टर के, कभी आउटसोर्सिंग के, कभी लिमिटिंग फैक्टर विद आउटसोर्सिंग, इस तरह हम डिफरेंट सवाल अब करते जाएंगे। Question number 1. Determine the number of liters of liquid A, B, C and D to be produced and sold in next 3 months in order to maximize profits. Production plan चाहिए जिस पे profit maximize हो जाए. Calculate the profit that this would yield. और उस पे profit क्या आएगा उस plan पे वो भी बताइए। तो ये रिक्वायरमेंट से हमें आइडिया हो रहा है कि ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, ठीक है जी, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान, ये रिक्वायरमेंट हमें लिमिटिंग फैक्टर में ही दी जाती है, और हमें प्रॉफिट भी मेजर करना है। फिर कंपनी एक्स मैन्युफैक्चर्स 4 लिक्विड ए, बी, सी एंड डी। द सेलिंग प्राइस एंड यूनिट कॉस्ट डिटेल्स फॉर दीज प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज: ए, बी, सी, डी। पर लीटर सारा डाटा है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड,
फिक्स्ड ओवरहेड नोट नंबर 1, टोटल कॉस्ट पर लीटर, प्रॉफिट पर लीटर। नोट नंबर 1 फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स बेस्ड ऑन अ बजट ऑफ 1600 आवर्स पर क्वार्टर। 3 महीने में 1600 क्वार्टर के हिसाब से एब्जॉर्प्शन रेट निकाला गया है। During the next 3 months, the number of direct labor hour is expected to be limited to 1345। लेबर आवर्स लिमिटेड हैं 1345 पे, लिमिटिंग फैक्टर इंफॉर्मेशन आ गई। सेम लेबर इज यूज्ड इन ऑल प्रोडक्ट्स। Marketing director has identified the maximum demand for each of the 4 products during the next 3 months. A, B, C, D. No inventories are held at the beginning of the period that could be used to satisfy the demand. No inventory का मतलब sales equal to production, ठीक है जी, क्योंकि हम तो प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं ना, और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो हमें डिमांड दी है ये सेल्स डिमांड है, ये सेल्स डिमांड है। नो इन्वेंट्री का मतलब सेल्स प्रोडक्शन के बराबर हैं, और हमें तो प्रोडक्शन प्लान बनाना है, ठीक है जी। तो determine the number of units of number of liters of liquid A, B, C, D to produce and sold, to be produced and sold। अच्छा, ये सीधा साधा सवाल है लिमिटिंग फैक्टर का। लिमिटिंग फैक्टर के स्टेप्स अगर अपने सामने रखिए अब आप। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, हो गया। स्टेप नंबर 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्टेप नंबर 3, कंट्रीब्यूशन। स्टेप नंबर 3 लेबर आवर पर यूनिट। स्टेप नंबर 4, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। स्टेप नंबर 5, रैंकिंग एंड देन द प्रोडक्शन प्लान, ठीक है। ये हमारे सीधे से स्टेप हैं, इनके मुताबिक हम ये 4 प्रोडक्ट्स का डाटा हैंडल करने जा रहे हैं। ये हैं जी 4 प्रोडक्ट्स हमारे सामने, और इनका डाटा अब हम हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 4 प्रोडक्ट्स A, B, C एंड D। लिमिटिंग फैक्टर हमें पता लग गया, अब हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, और कंट्रीब्यूशन की बात हमने पहले सीखी थी। हम कैसे ले सकते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। हमें प्रॉफिट अवेलेबल है, हमें फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है, हम इनको ऐड करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा। फिर हम लेबर आवर्स पर यूनिट लाएंगे, फिर यहां से हम कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ले लेंगे, और देन हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस बना लेंगे। यहां से प्रोडक्शन प्रेफरेंस के मुताबिक प्रोडक्शन प्लान बनेगा। प्रोडक्शन प्रेफरेंस तक आइए जनाब, पहुंचिए प्रोडक्शन प्रेफरेंस तक।
बेटा जरा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते तो आसान हो जाता आपके लिए। बेटा ये आपने कंट्रीब्यूशन कहाँ से निकाला? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट वेरिएबल कॉस्ट किधर है? प्रोडक्ट एक ही तो बताएं मुझे कम से कम। आपने लंबा रास्ता लिया, आपको पसंद है, लेकिन उस पर चलना भी आना चाहिए ना आपको फिर। जी बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से भी आती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट से भी आती है। हमें दोनों तरीके पता होना चाहिए, एंड देन वी शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ स्मार्ट एंड क्विक मेथड। जो आसान लगे उस पे चलिए, और यहां पे आसान यकीनन बजाय इसके कि 4 फिगर्स को लेकर कंट्रीब्यूशन निकालो, प्राइस में से 1 2 3 4 5 फिगर को लेकर कंट्रीब्यूशन निकालने से बहुत बेहतर है 2 फिगर को लेकर कंट्रीब्यूशन निकालो। जी रैंकिंग बताइए। रैंकिंग बी और लेबर आवर पर यूनिट क्या था? ए का 3 4.5। अच्छा जी, अब हमें प्रोडक्शन प्लान बनाना है, तो लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लान हमारा बनता है अवेलेबल रिसोर्सेज से, अवेलेबल लेबर आवर्स 1345। सबसे पहले प्रोडक्शन होगी बी की डिमांड कितनी है? बी की डिमांड है जी 150 यूनिट्स, तो 150 यूनिट्स बी के हम बनाएंगे, 150 लीटर्स बनाएंगे। टाइम लगेगा बी पे 2.5 के हिसाब से कितना जी? 375। बाकी कितना बचा? 970। बी के बाद बारी आएगी ए की डिमांड कितनी है? ए की डिमांड 200 है, सो 200 लीटर्स मल्टीप्लाइड विद 3, 600 घंटे लग गए यहाँ पे, बाकी बचे 370 आवर्स। फिर बारी आई सी की डिमांड है 100 और 400 आवर्स पूरे नहीं है, तो हम बैलेंसिंग बनाएंगे। बैलेंसिंग कैसी निकलती है? 370 डिवाइड विद 4, 93 लीटर्स, इसमें 370 आवर्स कंज्यूम हो गए। ये हमारा प्रोडक्शन प्लान रेडी, पार्ट ए खत्म। हमारा प्रोडक्शन प्लान क्या है? हमें बी के 150 लीटर, ए के 200 लीटर और सी के 93 लीटर बनाने हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी पार्ट 2 A2, कैलकुलेट द प्रॉफिट एट दिस प्लान। ये जो प्लान बनाया इस पे प्रॉफिट बताइए। तो इस प्लान का प्रॉफिट होगा, ये हम A1 किया था हमने पार्ट, अब हम A2 कर रहे हैं पार्ट। तो इसका प्रॉफिट होगा टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन बी के 150 लीटर, बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 55। दिमाग हाजिर रखो। इसके बाद बनाए ए 200 लीटर, ए का कंट्रीब्यूशन पर लीटर 46। इसके बाद बनाया हमने सी 193 लीटर, सी का कंट्रीब्यूशन 61, टोटल कंट्रीब्यूशन
1808 टोटल कंट्रीब्यूशन 18008। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि गलती होगा। क्या करूं आप लोगों का बेटा मैं, मतलब ये पहले रेट सही नहीं लगा रहे, वो ठीक करवाया, ऑब्जर्वें तकसीमें ठीक नहीं कर रहे, जमा ठीक नहीं हो रहा, क्या बनेगा आप लोगों का? करने चले हो सीए और 5वीं क्लास का हिसाब नहीं आता आपको। क्या बोलो? 231 और फिर रोते हैं कि आई क्या फेल कर देता है। हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, हम तो एग्जाम में सब कुछ ठीक लिख के आते हैं। ये लिख के आते हैं एग्जाम में जो मुझे लिखवाते हो यहाँ पे, ए की जगह बी का कंट्रीब्यूशन, बी की जगह एक्स का कंट्रीब्यूशन, प्लस की जगह तकसीम और तकसीम की जगह माइनस, पता नहीं क्या क्या कैलकुलेटर पर दबाते रहते हो और फिर बाद में कहते हो आई कैप ने फेल कर दिया हमें। आई क्या बड़ा जालिम है। फिक्स कॉस्ट, हाँ जी क्या है फिक्स कॉस्ट, कहां से आएगी? जी फिक्स कॉस्ट कैसे आती है? OAR आपको नोट नंबर 1 उसने बताया है। नोट नंबर 1 पे जाओ, कहता जी अब्जॉर्ब हुए हैं लेबर आवर बेसिस पे, और एब्जॉर्प्शन रेट कहां से आया? 1600 घंटे से डिवाइड करके। तो OAR निकालो, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। OAR क्या है? 24 रुपए ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हैं, किस बेसिस पे? लेबर आवर्स पे। तो ए में 24 रुपए एब्जॉर्ब हैं, तो ए में कितने लेबर आवर लगे थे? ए में लेबर आवर पर यूनिट कितना है? 3, तो 24/3। OAR क्या बना? 8। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 8 रुपए पर आवर। 8 इंटू 3, 8 इंटू 2.5, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4.5, यही है ना आवर्स आपके? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हैं ये पर यूनिट। पर यूनिट ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे आते हैं? आवर्स पर यूनिट इंटू OAR। तो आपको कॉस्ट पता है, आवर्स पता है, तो OAR यहां से निकलता है आपका। किसी एक का पकड़ के OAR निकालो। मैंने ए से निकाली, ए के डाटा से OAR आ गया 8। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 8 है, तो बजटेड आवर से मल्टीप्लाई कर दो जो कि हैं 1600। उसने कहा है OAR 8 निकला है 1600 घंटों को इस्तेमाल करके। बजटेड खर्चा डिवाइडेड विद, ये हम क्वार्टर का प्लान बना रहे हैं ना सारा, तो ये क्वार्टर के ओवरहेड इंटू 8 कितने जी? 12800 माइनस करो 10323, लीजिए जी ये हमारा मुनाफा आ गया। पार्ट ए लिमिटिंग फैक्टर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान, और उस प्लान के मुताबिक प्रॉफिट। जी एनी क्वेश्चन? जी किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल? अच्छा इसका पार्ट भी देखिएगा। सपोज दैट a contract has been made before the beginning of the period by company X and one of its customer company Y। साल शुरू होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। दिस इज एन एडिशनल एस्पेक्ट। कंपनी X has agreed to supply company Y with 20 liters of each A, B, C, D during the 3-month period। पीरियड शुरू होने से पहले एक एग्रीमेंट हो गया है कि हम कंपनी वाई को 20 लीटर ऑफ ABCD सप्लाई करेंगे। द सेल डिमांड फ्रॉम द कंपनी वाई इज इंक्लूडेड इन डिमांड लेवल शोन अबव इन पार्ट ए
ये 20 लीटर इसमें शामिल हैं रिक्वायरमेंट। सपोज requirement, given the contract with company Y, determine the number of liters of liquid A, B, C, D to be produced and sold in the next 3 months in order to maximize profit. If maximum number of labor hours remain same, calculate the profit. सेम रिक्वायरमेंट रिपीट करने को कहा है उसने कहा जी प्रोडक्शन प्लान बताओ और प्रॉफिट बताओ, लेकिन अब एक शर्त आ गई है। वो शर्त क्या है कि हमारा एक एग्रीमेंट पहले से हुआ हुआ है, हमारा एक एग्रीमेंट पहले से हुआ हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जब एक एग्रीमेंट कंपनी का हो गया तो एग्रीमेंट इज लाइक अ प्रॉमिस टू डिलीवर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द प्रॉमिस। आप पहले प्रॉमिस पूरा करोगे, मतलब 20 लीटर ऑफ ए बी सी डी बनाओगे, उसके बाद जितना टाइम बचेगा उसको आप रैंकिंग के मुताबिक इस्तेमाल करोगे। ठीक है। सो यहां से एक पॉइंट जो हम जो एडिशनल लर्न कर रहे हैं कि लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियोज में अगर प्रायर कमिटमेंट या प्रीवियस ऑर्डर या प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमें हर सूरत ऑनर करना होता है। रैंकिंग का उस कॉन्ट्रैक्ट पे असर नहीं पड़ता। तो हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग जो अब बनेगी पार्ट बी के तहत, हम अवेलेबल आवर से बात शुरू करेंगे। अवेलेबल आवर्स से बात शुरू करेंगे और सबसे पहले हम कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाइज ऑर्डर। पहले वो इसमें से लेस कर दो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाई ऑर्डर, वाई को हमने देना है 20 लीटर ऑफ ए 3 घंटे प्लस 20 लीटर ऑफ बी 2.5 आवर प्लस 20 लीटर ऑफ सी 4 प्लस 20 लीटर ऑफ डी 4.5। कितना टाइम लग गया? 280 का टाइम तो भाई इस ऑर्डर में निकल गया। अब बाकी कितना बचा? 1065। अब इसको रैंकिंग के मुताबिक इस्तेमाल करो। अब रैंकिंग 1 कितना बी? बी। अब बी की डिमांड पूरी करो। अब बी के कितने यूनिट बनाने हैं? 130, क्योंकि इस 150 में वाई के भी 20 यूनिट शामिल है ना। उसने बताया है कि भाई इस डिमांड में जो डिमांड हमें दी गई है उसमें वाई के ऑर्डर शामिल हैं, तो बी के अब हमें मजीद 120 बनाने हैं। 120 लीटर 130 लीटर इंटू 2.5 325। बाकी क्या बचा? 740। फिर हम जाएंगे ए पे। अब ए के बनाएंगे 180। ए के 180 हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं जी। ए के 180 लीटर इंटू 3 540 200। फिर बारी आएगी सी की और सी बनेगा बैलेंस और वो होगा 200/4 50 लीटर। 200 आवर्स इसमें लग गए। लीजिए जी। अब हमारा प्रोडक्शन प्लान अब क्या है? ए बी सी। ए के 180 प्लस 20 200, बी के 130 प्लस 20 150, सी के 50 प्लस 20 70 और डी के 20। ये है हमारा प्रोडक्शन प्लान। अब हमारा प्रोडक्शन प्लान ये है भाई, ए बी सी डी। पहले हमारा प्रोडक्शन प्लान में डी नहीं आ रहा था कहीं, लेकिन क्योंकि डी के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा था, हम रैंकिंग के हिसाब से चल रहे थे। अब ज़रूरी है कि डी के भी 20 यूनिट बनाए जाएं। तो यहाँ पे सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट आया कि अगर कंफर्म ऑर्डर पहले से है तो रैंकिंग के बावजूद आपको उनको ऑनर करना है। पहले आप कमिटमेंट जो है उसको ऑनर करते हो, फिर जो बाकी टाइम बचता है उस पर आप लिमिटिंग फैक्टर वाली रैंकिंग लगाओगे। सो हमने ये रैंकिंग के मुताबिक ये प्रोडक्शन की, और रैंकिंग से पहले हमें 20-20 लीटर तो पहले ही बनाना था, तो 20-20 लीटर हमने पहले ही बना लिया। तो टोटल हमारी प्रोडक्शन क्या बनी? अब हमारी ये प्रोडक्शन है, इसके मुताबिक ये पीएनएल आपको बनाना है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, विच इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो यही रहने वाली है। फिक्स कॉस्ट पे तो प्रोडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन आपका बदल जाएगा। और एक बात आप इधर देखिए बोर्ड पे, प्रॉफिट जो यहां से निकलेगा क्या वो इससे ज्यादा होगा कम होगा?
यकीनन कम होगा, क्योंकि इसमें हमने रैंकिंग के बगैर प्रोडक्शन की भी है कुछ। ये सारी प्रोडक्शन हमारी रैंकिंग के हिसाब से, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न। और यहां पे हमने रैंकिंग से हट के थोड़ी प्रोडक्शन कर दी थी, क्योंकि ऑलरेडी हम एक ऑर्डर कमिट कर चुके थे। तो यकीनन यहां से जो प्रॉफिट आएगा वो कम होगा। इस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लीजिएगा। मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे जारी रहेंगे अगले कई दिन तक। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, आगे क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।